Hello bankers, welcome back to Sure Increment. Today we will start part second of money supply and inflation. In the last lecture we have discussed about the money supply, and in this lecture we will study about inflation. Friends, if you haven't subscribed to our YouTube channel yet, please make sure you subscribe to our YouTube channel Sure Increment. Also, if you want study material regarding JIB, you must visit our Telegram channel Sure Increment JIB. Also, we are offering JIB complete course at the price of only 1450. So you must visit our Telegram group. Our Telegram group name is Sure Increment JIB. टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके भी हमारे कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। कंटेंट में आपको मिलेगा क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट्स मिलेंगे चैप्टर वाइज जो होंगे, आपको MCQs मिलेंगे, ये भी चैप्टर वाइज रहेंगे चारों बुक्स के। इसके अलावा आपको मिसलेनियस MCQs मिलेंगे सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकें, एंड इसके अलावा आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी। सो अगर आपको इन चीज़ों में से कुछ किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है so please you must visit our Telegram channel. So let us start our lecture. The first topic is inflation. The concept of inflation refers to a sustained rise in general level of prices of goods and services in an economy over a period of time. Inflation से हम समझते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके जो प्राइसेस में राइज होता है, सस्टेन्ड राइज होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। इन्फ्लेशन लीड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन से क्या होता है? परचेजिंग पावर में डिक्लाइन होता है। परचेजिंग पावर में कैसे डिक्लाइन होता है कि अगर आप एग्जांपल लें कि मानिए आज से 1 साल पहले जो आपको बुक 100 रुपीज़ में मिल रही थी वो आज आपको 120 रुपीज़ में अगर मिल रही है, तो मतलब वही कमोडिटी आपको 20 रुपीज़ महंगे मिल रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो करेंसी की परचेजिंग पावर है वो कम हुई है, डिक्लाइन हुई है। When the price level rises, each unit of currency buys fewer goods and services. Consequently, inflation is also erosion in the purchasing power of the money. कि इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर में कमी होती है, एग्जाम्पल से भी हमने समझा था, वही यहाँ बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन इज ऑल्सो एरोजन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी को ये धीरे धीरे कम करती रहती है। अ चीफ मेजर ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन इज द इन्फ्लेशन रेट, दैट इज़ द एनुअलाइज्ड परसेंटेज चेंज इन द जनरल प्राइस इंडेक्स ओवर टाइम। अब जो चीफ मेजर होता है इन्फ्लेशन का वो क्या रहता है? इन्फ्लेशन रेट रहता है। इन्फ्लेशन रेट को मेजर करते हैं लोग ये जानने के लिए कि इन्फ्लेशन कितना है, और वो किस फॉर्म में मेजर किया जाता है कि एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट में मेजर किया जाता है। इससे हम समझ जाते हैं किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इन्फ्लेशन का रेट 5% है, तो इससे दर्शाते हैं ये एक एनुअलाइज्ड परसेंटेज है कि इन्फ्लेशन 5% है, ऐसे इसे शो किया जाता है। इन्फ्लेशन हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। सो लेट अस सी कैसे कैसे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द इन्फ्लेशन इंक्लूड लॉस इन स्टेबिलिटी इन द रियल वैल्यू ऑफ मनी एंड अदर मॉनेटरी आइटम्स ओवर टाइम। Uncertainty about future inflation may discourage investments and savings, and high inflation may lead to shortage of goods. Consumer begins hoarding out of concern that prices will increase further in the future. अब लॉस क्या क्या हो सकते हैं? हाई इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि जो गुड्स हैं उनके शॉर्टेज हो सकते हैं। शॉर्टेज कैसे होगा कि अगर कंज्यूमर्स को ये पता लगे कि आने वाले टाइम में पर्टिकुलर गुड जो जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है उसके प्राइस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाले हैं, तो कंज्यूमर्स क्या करते हैं? होर्डिंग करने लग जाते हैं, उसे स्टॉक में इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो स्टॉक में जब इकट्ठा होगा तो मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज किसकी होगी? फियर ऑफ शॉर्टेज किस लिए होगी? बिकॉज कंज्यूमर में फियर है किसका? इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन का ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। सेकेंडली, सो जो डिस्करेजमेंट आती है इन्वेस्टमेंट और सेविंग को लेके, ये भी इन्फ्लेशन का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। और जो बेसिक एस्पेक्ट है ही कि वो रियल वैल्यू ऑफ मनी की जो परचेजिंग पावर है उसे कम करती है, उतने ही प्राइस में कम चीज़ें कंज्यूमर परचेज कर पाता है। ये एक इसका बेसिक नेगेटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट्स इंक्लूड ए मिटिगेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन एंड डेट रिलीफ बाय रिड्यूसिंग द रियल लेवल ऑफ डेट। इन्फ्लेशन से क्या होता है कि इकोनॉमिक रिसेशन को भी मिटिगेट किया जा सकता है। कैसे? कि इकोनॉमिक रिसेशन में क्या होता है, सब जो प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो बहुत कम होती है, सब कुछ लो लेवल्स पे चल रहा होता है। सेंट्रल बैंक्स
का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कर देते हैं। अब कम करने से क्या होता है कि लोग ज़्यादा लोन अमाउंट लेते हैं। लोन अमाउंट लेने से क्या होता है कि जो मार्केट में मनी है वो आती है, लोगों के पास ज़्यादा मनी आती है, जिससे क्या है डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से क्या होता है इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या है, जो इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन है, इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती हैं, और वो इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर लेके आती है। तो एक और बार हम इस लाइन को समझते हैं कि क्या होता है। इकोनॉमिक रिसेशन में सेंट्रल बैंक्स जो हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देते हैं, लोग बैंक से लोन ज़्यादा लेते हैं। ज़्यादा लोन लेने के कारण है मार्केट में मनी का एंट्रेंट होता है, मार्केट में मनी ज़्यादा आ जाती है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, जिसके कारण क्या है डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने से क्या होता है, किसी भी अगर कमोडिटी का प्राइस डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन का बेसिक डेफिनेशन ही ये हमने पढ़ी थी कि जो प्राइस होता है जनरल गुड्स एंड सर्विसेज का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब बढ़ता है उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो हल्की सी मॉडरेट इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी को इकोनॉमिक रिसेशन से बचा सकती है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, डेट रिलीफ बाय रिड्यूसिंग द रियल लेवल ऑफ डेट। तो आई होप आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट जो हैं इन्फ्लेशन के वो समझ आए होंगे। अब इन्फ्लेशन क्यों होता है वो देखते हैं। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट कैन ट्रिगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन एन इकोनॉमी। बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके कारण इन्फ्लेशन होती है इकोनॉमी में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, इट इज़ अ राइज इन जनरल प्राइस कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये इन्फ्लेशन क्यों होती है, जब क्या है गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड में इंक्रीज आ जाता है। इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इफ एग्रीगेट सप्लाई डज नॉट फॉलो सूट प्राइस राइज। अब क्या होता है, जब लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा आता है तो लोग उसे ज़्यादा खर्च करते हैं। ज़्यादा खर्च करने के कारण क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है, और जब उस डिमांड को फॉलो करने के लिए फुलफ़िल करने के लिए सप्लाई उतनी नहीं होती है तो क्या होता है, जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो क्या होता है, इन्फ्लेशन राइज करती है। दिस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड कॉज, cost push inflation. It is a type of inflation caused by substantial increase in the cost of production of important goods or services where no suitable alternative is available. अब नाम से समझ सकते हैं, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है इंपॉर्टेंट गुड्स और सर्विसेज की, और ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की जिसका कोई भी सूटेबल अल्टरनेटिव नहीं हो मार्केट में, जब उनकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसके कारण भी वो पर्टिकुलर जो कमोडिटी है वो महंगी हो जाती है, और उसके कारण क्या है, इन्फ्लेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ प्राइसेज ऑफ सम की इनपुट्स लाइक ऑयल राइज, प्रोड्यूसर विल हैव टू ईदर एडजस्ट आउटपुट सप्लाई और ट्रांसलेट द हायर कॉस्ट इनटू हायर आउटपुट प्राइसेस। When output declines because of cost pressure on producers, there will be a shortage of output markets. As a result, price will rise. मान लीजिए कि ऑयल के रेट बढ़ते हैं, उसके कारण क्या है, प्रोड्यूसर्स को या तो सप्लाई में एडजस्ट करना पड़ेगा या जो क्या है उनके प्राइसेस में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके कारण क्या होगा कि जो आउटपुट प्राइस है वो बढ़ जाएगा। अब क्या होगा इससे, अब इन दो चीज़ों में से या तो वो आउटपुट की जो सप्लाई है वो कम करेंगे या फिर हायर कॉस्ट लगाकर आउटपुट प्राइसेस बढ़ाएंगे। तो प्रेफरेबली क्या करते हैं प्रोड्यूसर्स, जो आउटपुट सप्लाई है उसे कम कर देते हैं। अब जब व्हेन आउटपुट्स डिक्लाइंस, जब आउटपुट कम हो जाएगा किसके कारण, कॉस्ट प्रेशर के कारण, तो क्या होगा, मार्केट में उस कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसके कारण क्या है, प्राइस उस कमोडिटी के अप जाएंगे। अप जाने से कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन भी अप जाएगा। सो आई होप आपको कॉजेज इसके समझ आए होंगे। फर्स्ट इज़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है किसी गुड्स की उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। सेकंड इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश में क्या होता है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कुछ की इनपुट्स का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है,
तो उसके कारण क्या होता है, आउटपुट प्राइसेस बढ़ जाते हैं या फिर आउटपुट की शॉर्टेज हो जाती है। आउटपुट की शॉर्टेज होने के कारण मार्केट में उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। आई होप आपको कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन समझ आया होगा। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है? मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन डिनोट्स अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। द जनरल प्राइस लेवल इज मेजर्ड बाय अ प्राइस इंडेक्स। अब जो प्राइस लेवल बढ़ते हैं उसे कैसे मेजर किया जाता है? एक प्राइस इंडेक्स से मेजर किया जाता है। व्हेन न्यूज़पेपर टेल अस इन्फ्लेशन इज राइजिंग, दे आर इनफैक्ट रिपोर्टिंग द मूवमेंट ऑफ प्राइस इंडेक्स। अब जब न्यूज़पेपर बोलते हैं, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उनका मतलब ये होता है कि जो इन्फ्लेशन को मेजर करने वाला प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, उसमें मूवमेंट हो रही है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। A price index is a weighted average of prices of a selected basket of goods and services relative to their prices in some designated base year. अब प्राइस इंडेक्स में क्या होता है? प्राइस इंडेक्स किस चीज़ों से बना होता है? ये एक वेटेड एवरेज होता है। किसका एवरेज होता है? कि सेलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, उनका वेटेड एवरेज होता है। उससे क्या होता है? प्राइस इंडेक्स बनता है। और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक डेजिग्नेटेड बेस ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग इसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे इस लेक्चर में देखेंगे। नाउ कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन विद प्राइस इंडिसेस। अभी देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग ए मंथ इज कैलकुलेटेड बाय using the price index for that month in the current year and comparing it with the price index during the same month of the previous year. अब जो एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी एक पर्टिकुलर मंथ में जो प्राइस इंडेक्स था उसे कंपेयर करते हैं कोरस्पॉन्डिंग उसी मंथ का पिछले साल कितना प्राइस इंडेक्स था, उन्हें कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है। एग्जाम्पल से देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द प्राइस इंडेक्स ड्यूरिंग मई 2022 is 183.40 and was 176.20 during मई 2021 कि मई 2022 में जो प्राइस इंडेक्स था वो था 183.40 और मई 2021 में, मई 2021 में यही था 176.20। तो इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होती है? तो यहाँ से क्या है, इन्फ्लेशन रेट 4.09% कैलकुलेट होके आया है। सो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन की, कि प्रीवियस ईयर एक मंथ में जो भी इन्फ्लेशन चल रहा था और इस ईयर उसी मंथ में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, उन दोनों को कंपेयर करते हैं और परसेंटेज में निकालते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस इंडिसेस हैं जो इन्फ्लेशन बताते हैं कितनी है। फर्स्ट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, सेकेंड इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI एंड थर्ड इज़ GDP डिफ्लेटर। सो लेट अस डिस्कस दीज वन बाय वन। First is consumer price index. The CPI reflects the change in the level of prices of a basket of goods and services purchased consumed by the households. CPI क्या रिफ्लेक्ट करता है? CPI रिफ्लेक्ट करता है कि जो चेंज आता है, किस में चेंज आता है? प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बास्केट होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज की, उसके प्राइस में जो चेंज आता है हाउस होल्ड लेवल्स पे, उसे हम CPI कहते हैं। इट मेजर्स द प्राइस एट द रिटेल लेवल। जो CPI है वो रिटेल लेवल पे जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है इसका जो प्राइस है वो मेजर करता है। दिस इज़ द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन मोर रेलेवेंट फॉर द कंज्यूमर्स। अब जो CPI इंडेक्स है वो कंज्यूमर्स के लिए, रिटेल कंज्यूमर्स के लिए एक रेलेवेंट प्राइस इंडेक्स है। द NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, रिलीजेज इंफॉर्मेशन ऑन द CPI ऑन ए मंथली। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, NSO है, वो मंथली बेसिस पे CPI की इंफॉर्मेशन को रिलीज़ करते हैं। अलॉन्ग विद द CPI इट ऑल्सो पब्लिशेज द CFPI, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। NSO CPI के साथ साथ CFPI की भी एक रिपोर्ट को पब्लिश करता है। CFPI क्या होता है? कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। द CFPI अकाउंट्स फॉर ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ ओवरऑल CPI, मेकिंग फूड प्राइसेस क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द रिटेल इन्फ्लेशन। जो CFPI है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, वो CPI का एक सब्सटेंशियल पोर्शन है और इसीलिए CFPI है जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, जो फूड प्राइसेस हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? रिटेल इन्फ्लेशन में। द करंट CPI इज़ हैविंग बेस ईयर 2012 इक्वल्स टू 100। जो करंट CPI चल रहा है, जो करंट CPI इंडेक्स का बेस ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2012।
इट कलेक्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड। CPI कैसे कलेक्ट करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? अलग अलग, रूरल के लिए करता है, अर्बन के लिए करता है और कंबाइंड करता है। CPI for subgroups and groups for both all India and all state UTs are published by the NSO. The price data are collected from selected 1114 urban markets and 1181 villages covering all state UTs through personal visits by field staff of Field Operation Division of NSO MOSPI on a weekly roster. कि जो प्राइस डेटा होता है CPI का, वो अर्बन मार्केट से भी लेते हैं और विलेजेस से भी लेते हैं। और वो कैसे लेते हैं? थ्रू पर्सनल विजिट्स जाता है, स्टाफ जाता है NSO का वीकली बेसिस पे इन अलग अलग जगह पे, और सब इन डिटेल्स को मर्ज करके CPI इंडेक्स तैयार करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेक्स इनटू अकाउंट द CPI प्राइस चेंज इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। अब जो भी CPI प्राइस चेंज होता है, जो भी ये डिटेल बनती है NSO की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसकी हेल्प से मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजंस लेता है। वी हैव 3 डिफरेंट इंडेक्स नंबर फॉर कंज्यूमर प्राइसेस। अब कंज्यूमर प्राइसेस के लिए 3 अलग अलग इंडेक्स रहते हैं। फर्स्ट क्या है? CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI IW, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, रूरल लेबरर्स, एंड CPI रूरल, CPI अर्बन एंड CPI कंबाइंड। ये 3 अलग अलग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं। सो आई होप आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स समझ आया होगा। सो लेट अस डिस्कस होलसेल प्राइस इंडेक्स। द WPI रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। जो CPI था वो रिटेल लेवल पे डील करता था, बट जो WPI है वो होलसेल लेवल पे करता है। इसमें भी यही होता है, जो लेवल ऑफ चेंजेस होते हैं, प्राइसेस में लेवल में चेंज आता है एक बास्केट ऑफ गुड्स का, बट वो क्या होना चाहिए? होलसेल लेवल पे जो चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। WPI focuses on the price of goods traded between corporation at the wholesale stage rather than goods bought by consumers। अब जो CPI था वो तो रिटेल, इंडिविजुअल और कंज्यूमर्स को डील करता था, बट जो WPI है किस पे फोकस करता है? वो फोकस करता है कि जो भी गुड्स ट्रेड होते हैं कॉरपोरेशन में, जो भी गुड्स ट्रेड होते हैं कॉरपोरेशंस के अंदर होलसेल स्टेज पे, उसे WPI देखता है। The Office of Economic Advice, Department for Promotion of Industry and Internal Trade releases the index number for wholesale price in India। जैसे CPI का जो डेटा था वो NSO रिलीज़ करता था, वैसे ही WPI का जो डेटा है वो कौन रिलीज़ करता है? द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स। ये WPI का जो प्राइस है, जो WPI का डेटा है वो रिलीज़ करते हैं। द बेस ईयर इज़ 2011-12 एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग 3 कमोडिटी ग्रुप्स। अब इसका जो बेस ईयर है वो है 2011-12। जो CPI का बेस ईयर था वो था 2012। WPI के अंदर मेनली 3 कमोडिटी ग्रुप्स रहते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी आर्टिकल्स हैं जिसका वेट 22.6% है, सेकंड इज़ फ्यूल एंड पावर जिसका वेट 13.2% है, एंड थर्ड इज़ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जिसका वेट 64.2% है। अपार्ट फ्रॉम 3 कैटेगरीज, वन मोर इंडेक्स इज ऑल्सो गेट पब्लिश्ड along with the WPI numbers, that is food index having weight of 24.4%। जैसे CPI में CFPI की एक डिटेल अलग से पब्लिश की जाती थी, वैसे ही WPI में अलग से फूड इंडेक्स पब्लिश किया जाता है जिसका वेट रहता है 24.4% ओवरऑल के अंदर। The Reserve Bank of India has adopted the new consumer price index combined as the key measure of inflation since April 2014। अब अप्रैल 2014 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कंबाइंड होता है उसे अडॉप्ट किया है, किसके लिए? इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। अर्लियर RBI यूज्ड टू गिव मोर वेटेज टू होलसेल प्राइस इंडेक्स देन CPI एज द की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन फॉर ऑल पॉलिसी पर्पसेस। पहले क्या होता था, जो RBI था वो WPI को प्रेफर करता था रेदर देन CPI, जो कंबाइंड वाला ये यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए? जो इन्फ्लेशन है उसको मेजर करने के लिए, सभी पॉलिसीज़ को बनाने के लिए WPI को वो कंसीडर करते थे। The government is in the process of migrating to the new series of WPI with base 2017-18। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे प्रोसेस कर रही है कि वो बेस ईयर 2017-18 के लिए WPI में शिफ्ट करे। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP इज ऑल्सो रिलीज्ड बाय NSO ऑफ MOSPI एवरी मंथ। एक और जो रिपोर्ट है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो NSO के द्वारा रिलीज़ की जाती है हर मंथ। इसमें क्या होता है? इट इज़ ए मेजर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का टोटल मेजर होता है। क्या?
क्या मेजर होता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, IIP। There are three groups, namely mining, manufacturing and electricity, with maximum weightage to manufacturing. The base year is 2011-12। अब इस IIP में क्या है? 3 मेन ग्रुप होते हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इन तीनों में से मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा शेयर होता है। IIP का जो बेस ईयर है वो है 2011-12। तो ये अलग अलग जो भी रिपोर्ट्स हैं इसका कितना वेटेज है ये आप ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की जाती है, किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, उसका बेस ईयर क्या है और उसमें मैक्सिमम वेटेज किसका है। सो आई होप आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स समझ आया होगा। सो लेट अस मूव टू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, GDP डिफ्लेटर। GDP deflator is a measure of level of prices of all new domestically produced final goods and services in an economy। GDP deflator measure है किसका? सभी नई ऑल न्यू फाइनल गुड्स, जो भी नए फाइनल गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं, उस GDP डिफ्लेटर उसका एक मेजर है। द GDP डिफ्लेटर ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर इज ए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। अब GDP डिफ्लेटर को आप और किस नाम से जाते हैं? इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। और ये क्या होता है? यह है एक इन्फ्लेशन को मेजर करने का मेथड। क्या है? GDP डिफ्लेटर। द GDP डिफ्लेटर इज़ नॉट बेस्ड ऑन फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जैसे कि CPI और WPI एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स पे डिपेंड करते थे मेजर इन्फ्लेशन करने के लिए, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, बट GDP डिफ्लेटर में ऐसा नहीं है। Since the deflator covers the entire range of goods and services produced in the economy as against the limited commodity basket for the wholesale or consumer price indices, it is seen as a more comprehensive measure of deflation। तो यही जो हमने पढ़ा, जो CPI और WPI है वो एक सेट ऑफ बास्केट जो होते थे उसके अकॉर्डिंग ही इन्फ्लेशन को मेजर करता था। बट जो GDP डिफ्लेटर में क्या है, ये क्या है? कवर करता है एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। जो पूरी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन को मेजर करता है, अनलाइक CPI एंड WPI। और ये क्या है? एक मोर कम्प्रिहेंसिव मेजर है इन्फ्लेशन को मेजर करने का। ये एक मोर कम्प्रिहेंसिव मेथड है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। GDP डिफ्लेटर इज अवेलेबल ओनली ऑन क्वार्टरली बेसिस अलॉन्ग विद GDP एस्टिमेट्स, whereas the CPI एंड WPI डेटा आर रिलीज्ड एवरी मंथ। जो GDP डिफ्लेटर का जो डेटा है वो क्वार्टरली बेसिस पे आता है, किसके साथ? GDP एस्टिमेट्स के साथ। हालांकि जो हमने CPI और WPI पढ़े वो क्या होते हैं? वो हर मंथ रिलीज़ हो जाते हैं। बट GDP डिफ्लेटर का जो रिपोर्ट है वो एवरी क्वार्टर पब्लिश होती है, किसके साथ? GDP एस्टिमेट्स के साथ। सो GDP डिफ्लेटर का क्या फॉर्मूला है? नॉर्मल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इंटू 100। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, आपको ये समझ आया, तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक या किसी चीज़ में कोई दिक्कत आई हो तो आप कॉमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।